नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। आज जो मुद्दा आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें सीधे तौर पर दुनिया की सांसों को लेकर खबर है और पूरी दुनिया ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता की ओर टकटकी लगाए देख रही है। उम्मीद कर रही थी कि इस बातचीत के जरूर कुछ पॉजिटिव यहां से हल निकलेगा, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन 21 घंटों की मैराथन बातचीत के बाद भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उनके एक बयान ने सनसनी मचा दी, उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वेंस के इस बयान ने एक पल में तस्वीर ही बदल दी। आने वाले समय में क्या ये और ज्यादा बड़ी चिंताजनक तस्वीर बनने वाला है? जिस उम्मीद के साथ दुनिया ने इस वार्ता को देखा था उस पर अचानक पानी फिर गया। बयान के बाद माहौल में फिर से तनाव की आहट महसूस होने लगी और अंतिम मोड़ पर आकर मामला फिर से उलझ गया है। जेडी वेंस ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान के साथ बातचीत फेल हो गई है, क्लियरली बेनतीजा रखी है। इससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। उधर ईरान की बात करें, ईरान ने अमेरिका की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए आरोपों की बौछार लगा दी है। एक तरफ से कहा जाए तो बड़ी बड़ी कंडीशंस रख दी है। ईरान ने भी खुलकर कह दिया है कि अमेरिका तो सिर्फ युद्ध खत्म करने का दिखावा कर रहा था, असल में अमेरिका चाहता ही नहीं है कि दोनों देशों के बीच तल्खी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। ये सिर्फ हवा यानी कि ढोंग इसे बताया। दोनों पक्षों के तीखे बयानों के बाद इतना तो तय है कि मिडिल ईस्ट अभी और जलने वाला है। यह युद्ध यहां रुकने वाला नहीं है और ज्यादा भीषण तस्वीर लेने वाला है। चलिए अब आपके सामने डिटेल्स भी रखेंगे कि आखिर क्यों नहीं बन पा रही है बातचीत, लेकिन आपको बता दें परमाणु कार्यक्रम को लेकर गतिरोध जारी है। अभी भी स्थिति जो बनी हुई है और मुझ स्ट्रेट पर विवादास्पद है, वहां पर अभी भी अविश्वास है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज खुल जाए और शर्तों को मान लिया जाए अमेरिका की। क्षेत्र में ईरान की भूमिका ठीक ढंग से एनालाइज हो सके, लिमिट हो सके, हॉर्मुज पर दमखम जो यहां पर ईरान चाहता है वो सीधे तौर पर ना हो। लेकिन तस्वीर आगे आने वाले समय में किस तरीके से बदलने वाली है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल को इस्लामाबाद बीते दिन भेजा, 21 घंटे तक बैक टू बैक मीटिंग्स का सिलसिला, एक के बाद एक यहां पर वार्ताएं, लेकिन इसके बावजूद भी देर रात बात नहीं बन पाई। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। पाकिस्तान से नदीम पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है और ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। और सबसे पहला सवाल मेरा नदीम जी आप ही से रहेगा, ये मुझे बताइएगा महायुद्ध का आगाज जब हुआ था उसके बाद से हमने देखा अलग अलग पैमाने, अलग अलग हर दिन तस्वीर आई। इस्लामाबाद वाली तस्वीर हमने देखी जहां पर 21 घंटे तक आप लोगों ने कोशिश तो करी कि अपने आप को जैसे शांति दूत आपको बताना है उसको प्रूव करवाने की पूरे भरसक प्रयास किए, लेकिन बेनतीजा रहा। क्या कमी रह गई? देखें, कमी ऑर्गेनाइजर्स में या आर्बिट्रेशन में नहीं रही। कमी तो जाहिर है मुज़ाकरात उस पीस टॉक में थी जो वो जहन बना के आए थे। पाकिस्तान का पहले दिन से मौकफ ये रहा है और इसको मार्जिन देता रहा है कि हमारा मकसद इन दोनों को बिठाना था और अगर ये बैठ के अपने मामलात को दुरुस्त कर लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है, मगर अगर नहीं कर पाते तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मामलात को उसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। अब देखना होगा कि अगली पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान क्या अमेरिका के साथ खड़ा होता है, मिडल ईस्ट के मुल्कों के साथ जहाँ पे पैक्ट है वहां पे खड़ा होता है, या ईरान की तरफ देखता है। अब मामला देखने होंगे कि किसने इनकार किया है, या अमेरिका की बात अगर वो अपने अंदाज में चाह रहे थे तो वो क्यों नहीं मानी गई। वहां पे कौन से मामलात को पीछे रखा गया जिसकी वजह से ये पीस पैक्ट अब नहीं हो पाया है। नहीं नदीम जी, आपने ये बेशक से कहा कि देखना होगा किस छोर से बातें अटक गई, कहाँ से बातें क्लियर नहीं हो पाई, मैसेज नहीं जा पाया।
ये तो ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद के प्रयास तो दिख रहे थे। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अभी तो ये टेम्पररी है, अगर ऐसे दिक्कत आएगी तो अमेरिका फिर से हमला कर सकता है, अमेरिका फ्री है इस चीज को करने के लिए। तो अभी क्यों नहीं बन पा रही है? क्या साथ किसका देने वाले, अमेरिका का या ईरान का, इस्लामिक देश का या उस देश का जो आपको लोन दिलवाता है? देखिए, इसमें लोन वाली कोई सूरत हाल नहीं है। शहबाज शरीफ को ये आप भी जान रहे हैं, आपकी चुप्पी बता रही है नदीम साहब। नहीं, बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें लोन वाली या सुपर पावर वाली बात नहीं थी। पाकिस्तान ने तो एक जगह फराहम की, इनके ऊपर अपना ताल्लुक जाहिर किया, जो बेहतरीन डिप्लोमेसी हो सकती थी वो डिप्लोमेसी करके दिखाई। और पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को इसी तरह से होपफुल रहना चाहिए था कि हम इस मामले को हल करवा देंगे। दुनिया का बहुत बड़ा एक रीजन जो है वो खतरे से दो चार है। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब को यही करना चाहिए था, और पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया के सामने है, वो काबिल तारीफ है। उसमें पाकिस्तान का कद जो है वो पहले से बहुत ज्यादा तारीफ तो तब होता ना जब स्थिति ठीक हो जाती, या आप अपनी मध्यस्थता को तब बढ़िया बता पाते जब ईरान भी एक पेज पर आ पाता अमेरिका के साथ। ये जरूरी नहीं है, जो पाकिस्तान का किरदार है वो उसी तरह से रहा, और पाकिस्तान का क्रेडिट में एक रत्ती भर भी कमी नहीं आई। अब ये अगर होता तो बहुत अच्छा होता, अगर नहीं हुआ पर तो रिपोर्ट्स अरे नदीम जी सुनिए, तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आपको जो कर्जा वापस करना था सऊदी का और भी देशों का जो कर्जा था, अल्टीमेटम तो दे ही दिया था सऊदी ने, इतने इतने दिनों में दे दीजिए पैसा, शायद वो आपको दिक्कत दे रहा था, इसलिए आप ज्यादा मध्यस्थ बनना चाह रहे थे। हरगिज ऐसा नहीं है। कर्जे के मामला बड़े अरसे से चल रहे हैं, और ये कर्जा सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं लिया हुआ, बहुत सारे मुल्क कर्जे पे चलते हैं। मगर देखें, पाकिस्तान जैसा तो नहीं है ना, कम से कम। नहीं, सारे देशों की होते हैं रिलेशंस, को रिलेशंस, फाइनेंशियल और एक्सचेंज, ये सारी चीजें होती हैं, दैट आई अंडरस्टैंड, बट नॉट एज सिमिलर एज पाकिस्तान ना। नहीं, कर्जा तो कर्जा है वो। ना कर्जा तो कर्जा कैसे है? घर में आप आटा पानी दे नहीं पा रहे। सोडी सर प्लीज इस पर इंटरवीन कीजिएगा। ये वाली वार्ता तो बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान कर रहा था। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर बैक टू बैक ट्वीट्स आ रहे थे। इनके ख्वाजा आसिफ ने तो पोस्ट तक कर दिया था इसराइल को लेकर, कैंसरस स्टेट करके। जय हिंद ऋतु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे हूं विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। जब भी दो पक्षों में लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव होता है, तो वो उसी इंसान या देश को अप्रोच करते हैं जिस पे उन्हें भरोसा होता है मध्यस्थता के लिए। कुछ दशक पहले भारत के एक बड़े व्यापारी घर में जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। तो दोनों पक्षों ने मुंबई के एक प्रसिद्ध बैंकर को मध्यस्थता के लिए इन्वॉल्व किया, और कुछ महीने की मध्यस्थता के बाद ही दोनों भाइयों में सफल बातचीत हुई और जायदाद का बंटवारा हुआ। तो मध्यस्थता जो होती है वो उसी पे भरोसा किया जाता है जिसपे दोनों पक्षों को भरोसा होता है। जहां तक ईरान और अमेरिका की बात है, दोनों के अपने अपने कारण थे कि उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया। तो मैं पाकिस्तान की मध्यस्थता को कोई नेगेटिव वे से नहीं देखता, मैं इस एंगल से देखता हूं कि ईरान और अमेरिका को पाकिस्तान पे अपने अपने कारणों से भरोसा था और तभी उन्होंने अप्रोच किया। और लेकिन आपने इस बीच एक वर्ड कहा, भरोसेमंद। मुझे नहीं लगता ये एब्रिविएशन पाकिस्तान के साथ तो जाएगा कम से कम। वापस लौट रही हूँ आपके पास, एक बड़ी खबर है, उसके बाद प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। ईरानी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बातचीत से निकलना चाहता था अमेरिका और निकलने के लिए बहाना ढूंढ रहा था। अमेरिका ने इज्जत बचाने के लिए बातचीत का रास्ता देखा। अब देखिए नई तब्दीलियां हो रही है और ये सूत्र बता रहे हैं, ईरानी मीडिया ये दावा कर रही है कि एक यहां पर किसी भी तरीके का जो है बहाना खोज रहे थे, कोई तरीका खोज रहे थे कि इस जंग से बाहर निकला जाए। यानी कि इसको देखा जाए तो स्थिति अभी किस तरीके से बनी हुई है। सोडी सर, ये जो हम देखते हैं कोशिशें, ये बेनतीजा रही है अभी तक, तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, नो सोल्यूशन एट ऑल।
और इससे पहले ही जब ये मीटिंग होने वाली थी, मैं लगातार जब इसको लेकर कवर कर रही थी और इस खबर को ब्रेक भी कर रही थी, उस दौरान में ये आया था कि ईरानी पक्ष जाने के लिए तैयार नहीं है इस्लामाबाद। पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या ये भी हवा हवाई बातें हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही थी 21 घंटे तक, दैट्स ऑल्सो नॉट क्लियर बिकॉज पाकिस्तान हैज नॉट गिवन ऑल दी प्रूफ्स। बट अभी शांति वार्ता विफल हो गई है, तो हम इसे क्या माने? आगे आने वाले बड़े तूफान का संकेत? ऋतु जी, पहले मैं आपके पिछले प्रश्न का जवाब देता हूं जिसपे ब्रेक आ गया था। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को समझने के मैं दशकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेनियल मार्के ने लिखी, और लेखक ने बड़े तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के हमेशा से नजदीक रिश्ते रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उसके कई कारण हैं। अब मैं आपके इस वाले प्रश्न पे आता हूं। ऋतु जी, जब भी युद्ध विराम की बातें होती हैं, वो पहली बैठक में सफल होना जरूरी नहीं होता है। पहली बैठक में सफल तब होती है जब एक पक्ष हार जाता है। जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्सेले हुई, जर्मनी हार गया था। एलाइड फोर्सेस ने जो भी जर्मनी को बोला, उन्हें एक रेलवे वैगन में साइन करना पड़ा बिना किसी संकोच के, क्योंकि वो युद्ध हार चुके थे। लेकिन इस प्रेजेंट स्टेट में ईरान युद्ध हारा नहीं है, ईरान युद्ध जीता है। अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए हार से उसने युद्ध विराम किया है। हमने देखा क्या अमेरिका ने वेनेजुएला में कोई युद्ध विराम की बातें की? नहीं, क्योंकि वो वहां जीता था 3 जनवरी को। अमेरिका ने युद्ध विराम की बातें वियतनाम और अफगानिस्तान में क्यों की? क्योंकि वहां पे वो युद्ध हारा था। यहां पर भी वही हाल थी। हवा हवाई बातें तभी की जाती है जब लगता है कि पिछड़ रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ईरान ने इस बारी जो बात की है युद्ध विराम में, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से की है, क्योंकि ईरान को पता है अगर मेन मुद्दा जो है जिसपे जेडी वैंस ने बोला है परमाणु हथियार का गिव अप करना, वो ईरान तैयार नहीं है। क्योंकि ईरान को पता है जिस दिन परमाणु हथियार का प्रोग्राम गिव अप कर दिया, अगले दिन हमला होगा। एक प्रसिद्ध कहावत है जो कहती है किसी इंसान पे 2 बारी से ज्यादा भरोसा नहीं करो। जब पहली बार दगा देता है तो चेतावनी होती है, दूसरी बार दगा देता है तो सबक होता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 बारी विश्वासघात कर दिया है। पिछले साल भी जब ये बातचीत हो रही थी, उन्होंने उस बीच में युद्ध किया। इस बार भी जब बातचीत हो रही थी तो बीच में युद्ध किया। तो ईरान अब कतई अमेरिका पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ईरान को पता है उसका एक ही चीज उसको बचाएगी, पाकिस्तान का क्या सर? पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान तो इस भरोसे को बनाने के लिए निकला था। नदीम जी कनेक्ट है, वो कह रहे हैं कि हमारी मीडिएशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, प्रॉब्लम तो दोनों छोरों से थी। ऋतु जी, देखिए, जेडी वैंस ने अपने संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष को धन्यवाद किया है। ईरान ने भी धन्यवाद किया है। दोनों पक्षों को पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है। और लेकिन दोनों पक्षों के बीच में मतभेद है। जो ईरान से बयान आया है कि 10 पॉइंट में से सिर्फ 3 ही पॉइंट थे जिसपे ये बातें सफल नहीं हुई, बाकी 7 पॉइंट पे तो हमारी मंजूरी हो गई थी। तो जहां तक बात है, ये जो संवाद था, ये था पाकिस्तान में जो हुए टॉक्स ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। आई थिंक हम लोग ब्रह्मदीप जी कनेक्ट है, ब्रह्मदीप जी से एक ओवर हम लोग इस पर ही एक पक्ष चाहती हूँ। अलूनी जी, अभी आप क्या देख रहे हैं? हम कई दौर की बातचीत देख चुके हैं। हमने देखा कि कई दौर काफी देर तक, काफी दिनों तक इनफैक्ट आई कैन से, ये बातचीत होती रही कि बातचीत कर लीजिए, मसला सुलझा लीजिए, बातचीत कर लीजिए, मसला सुलझा लीजिए। उसके बाद कहा गया कि एक अल्टीमेटम, एक डेडलाइन दे दी गई कि उस डेडलाइन पर आपको अगर आपने नहीं जवाब दिया, उसके बाद हमले और ज्यादा तीव्र हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद एक और ऐसा स्टैंड आता है जिसमें अमेरिका पीछे दिखाया जाता है। अमेरिका नीचे जाकर के इस हद तक स्थिति में आ जाता है कि उसने पहले सभ्यता खत्म करने को लेकर धमकी दी, एंड द सेकंड डे, द नाइट ओनली, इट चेंजेस द स्टैंड्स, एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीज फायर हो जाता है। और अब ये फिर से राउंड टेबल बातचीत, इट्स ऑल गॉन वेस्ट, इट्स ऑल इन वेन। अभी क्या देख रहे हैं आप आने वाले समय में? ऋतु जी, बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। दरअसल देखिए, किसी भी युद्ध का समाधान बातचीत से होता है, और यदि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी तो वो एक अच्छा कदम था। लेकिन यहाँ पर ऋतु जी यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी बड़ी बातचीत के लिए या शांति वार्ता के सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके उद्देश्य भी बड़े होना चाहिए। यहाँ पर उद्देश्य कभी बड़े नहीं थे। आप देखिए, जो मेजबान है स्वयं पाकिस्तान, उनके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर,
वो एक तरफ सूट में जाकर अमेरिका का स्वागत कर रहे हैं और फौजी की ड्रेस में जाकर वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ठीक उसी समय जब ये बातचीत इस्लामाबाद में हो रही है, वो 2 लड़ाकू विमानों को बाकायदा पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए भेज रहा है। इसलिए क्योंकि वो ईरान को धमका भी सके, और उस समय नहीं भेज पाया था जबकि ये युद्ध चल रहा था। मतलब सुरक्षा करनी थी, लेकिन सुरक्षा तब नहीं कर पाया जब जरूरत थी। लेकिन आपने सऊदी अरब में विमानों को भेजकर क्या संदेश दिया? नहीं, दूसरी पर तरफ पाकिस्तान कैसे सर? ये तो बात गले से सच में नहीं उतरती ना। पाकिस्तान अपने घर के भीतर, अपने देश के भीतर अपनी हालातों को नहीं सुधार पा रहा है, वो चला है मध्यस्थता का ढोल पीटने। रितु जी, वही मैं बात कर रहा था। देखिए दूसरी बात, अब पाकिस्तान के इरादे नेक क्यों नहीं है, क्यों नेक नजर नहीं आते? अब देखिए, बाकायदा अमेरिका से एक आरोप लगा है कि चीन से जो जहाज रवाना हुए जिसमें हथियारों से संबंधित कुछ पुर्जे थे, वो पाकिस्तान के जरिए ईरान चले गए। अब अगली बात देखिए, अस्पष्टता कितनी है कि एक तरफ 10 सूत्री मांगों को लेकर पाकिस्तान ने सामने रखी कि ये 10 सूत्री मांगे होंगे, तो उस पर इजराइल और अमेरिका का बाकायदा जीडी वेंस का कहना है कि उन 10 सूत्री मांगों में लेबनान शामिल नहीं था, और पाकिस्तान का कहना था कि शामिल था। तीसरी बात देखिए, जो कूटनीतिक कंगाली होती है वो किस कदर बोलती है। जब आप मेजबान हैं, जब आप शांति प्रस्ताव स्थापित कर रहे हैं, तो आपके रक्षा मंत्री को ये क्या कहने की जरूरत है कि इजराइल जो नदीम है जी जवाब वो देंगे, ख्वाजा आसिफ साहब। जिसका किया रितु जी, जब बाकायदा भी आपने जिसका जिक्र किया था कि आपको इजराइल को कैंसर कहने की जरूरत क्या थी? एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें, नदीम जी, इस पर तो आपका जवाब देना बनता भी है, लताड़ा बुरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हिम्मत दोबारा मत कर दीजिएगा, और ये जो आतंकी देश है आपको आतंकी देश तक बता दिया। ये पहली दफा हो रहा है ऑफिशियल नोट पर। देखें, पाकिस्तान का जो किरदार है सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की ताकत सारी दुनिया ने देख ली है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपना मसल दिखाने के तरफ आया तो फिर मसल भी देखेगा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपने पेट काट काट के अपनी ताकत के ऊपर काम किया है सदियों से और दहाइयों से, और आज वो पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पेट काट काट के ही तो आपने आवाम का ही तो पेट काटा है। काटा किसका है पेट? आवाम का ही तो काटा, आतंकियों को भरने के लिए। नहीं, आवाम का ही पेट काटा है आपने। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। हाँ, बनाया है। आप कहते हैं अलूनी जी जवाब देना चाह रहे हैं। कर्जों के बावजूद इतनी ताकत इकट्ठी की है कि रितु जी, नदीम जी कह रहे हैं कि ताकत के बल पर, अरे भाई आप तो चीन के पुर्जों के बल पर चलने वाले लोग हो। आप हर युद्ध में क्या करते हैं? आप चीन का सहायता लेते हैं, आप चीन को कवच बना लेते हैं, आपकी चीन की मदद से चलने वाले लोग हैं। आप इस मध्यस्थता के पहले आपके जो इसहाक डार साहब है वो दौड़ के चीन क्यों गए थे? अरे आप मध्यस्थ थे ना, तो मध्यस्थता को आपने विश्वास से क्यों नहीं किया? इसहाक डार साहब को चीन दौड़ के जाने की जरूरत क्या थी? आप कोई पर्ची लेने वाले लोग नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है, आप मध्यस्थता थी ना, तो आप इसके गारंटर क्यों नहीं बने? मुझे आप बताइए। नदीम जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इस्लामाबाद को लेकर, आपने गारंटी क्यों नहीं दे रहे इस वार्ता को लेकर? आपने टर्की को शामिल किया, आपने मिस्र को शामिल किया, आपने चीन को शामिल किया, और आप बैठक इस्लामाबाद में करवा रहे हैं। आपके बैठक का जो एजेंडा है वो चीन में तैयार हुआ। ट्रंप ने स्वयं ने कहा है कि ये जो बातचीत है, इसका जो ईरान को मेज पर लाया वो कौन लाया? चीन लाया। तो आपने किया क्या है? आप पर न ईरान का भरोसा, न अमेरिका का भरोसा, न इसराइल का भरोसा, दुनिया का भरोसा आप पर है नहीं। आपने सिर्फ एक भवन दिया था इस्लामाबाद में, आप गारंटर क्यों नहीं बने? नदीम जी, इसका जवाब दे दीजिए कि आप इस बातचीत के गारंटर क्यों नहीं बने? इसहाक डार साहब बीजिंग तोड़कर क्यों गए थे? वहां से पर्ची पर लिखवा कर क्यों लाए थे? आपके तो यह हाल है कि जो पर्ची पर लिख कर दिया था वो का वो ना एक मिनट नदीम जी एक मिनट नदीम जी मुझे ये बताइए, क्लियर कीजिएगा मुझे जरा, अमेरिका इजराइल एक साथ ही कूदे थे ना जंग में, इतनी तो जियोपॉलिटिकल समझ में आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आपके पास होगी। ये लड़ाई किसकी थी? इजराइल अमेरिका की ईरान से, और इजराइल अमेरिका साथ थे। अब आप अमेरिका को अपना सहयोगी बता रहे हो और इजराइल आपको ही धमका रहा है। ये कौन सी डिप्लोमेसी का पार्ट है? देखें, पाकिस्तान के बड़े अरसे से अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अरे इजराइल के साथ बताइए महाराज, इजराइल के साथ बताइए, क्यों बोला आपको आतंकी देश? क्यों बोला?
नहीं, वो आतंकी देश बोलता है, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा, का आप कभी भी इसराइल को आतंकी देश बोल रहे हैं? आलोचना कर दे। ये तो भारत की पॉलिसी है कि जहां पे हिंदू जायनिज्म और ये यहूदी जायनिज्म इकट्ठा होता है, पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। अरे भैया, आपने पाकिस्तान को इस्लामिक इबादत बम मुल्क तो है जो आपने दरियाती बनाया है, तौर पर हमने एक जगह हिंदू और पे खड़ा है। सरदार बम नहीं बनाया है। इस्लामिक बम तो आपके तरह, आपका इस्लामिक बम खुद से इस्लामिक निकला, बम जो हमने कि बनाया आपके है और इस्लामिक आज बम में तक इतना हमारे दम पास नहीं है। था। आप पाकिस्तान ईरान की की तरफ रक्षा से कर नजर लेते उठा ना। के नहीं देख पाया है। इस्लामिक बम की बात की थी तो आप पाकिस्तान ईरान ने की अपने मामलात रक्षा को क्यों नहीं कर हमेशा पाए? से दुनिया से अमेरिका अलग और रखा इसराइल है। के इससे सामने भी फिर आप इसराइल के जरूरत पीछे नहीं पीछे है कि क्यों भाग रहे पाकिस्तान थे? से अरे कोई कौन इबादत से हिंदू ख्वाबों और में रहते हैं सिख नदीम जी? और एक मिनट जैनिज्म की आलू बात जी, नहीं अलूने करें। साहब, अलूने साहब, एक मिनट। पाकिस्तान की कौन से ताकत ख्वाबों का में ही रहते हैं इबादत पाकिस्तानी? दोनों लोगों की अरे जरूरत कौन थी। से ख्वाबों में रहते हैं पाकिस्तान नदीम में जी अगर आप लोग? टेबल फ्रांस कौन की से है तो ख्वाबों उस में टेबल रहते हैं? पे कौन सी बैठना लड़ाई चाहिए। जिसमें भारत आपसे पीछे हट गया हो? कौन सी लड़ाई? ये इस लड़ाई में भारत अपना खुशहानी बिल्ली खंबा नोचे वाली पॉलिसी पे है कि शर्मिंदा आप शर्मिंदा रहिए, भारत घूम आप रहा है रहिए इसी कि तरीके के जुमलों में 1971 फंसे रहिए, आप फंसे रहिए, बेहतर है आपके देश के लिए, आपके मुल्क के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद वापस लौट रहे, बड़ी जानकारी रख देते हैं यहाँ पर। IRGC ने हॉर्मुज को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। सैन्य जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा, कुछ शर्तों के साथ नागरिक जहाजों को अनुमति। और ये IRGC का पक्ष है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सैन्य जहाज जो कि सख्ती के साथ ही यहाँ से निकल सकते हैं। हॉर्मुज को लेकर बड़ी चेतावनी, कड़ी चेतावनी दी है। सैन्य जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा, कुछ शर्तों के साथ ही जो सिविलियन जहाज है उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। इस पर रिएक्शन तो बनता है, लेकिन नदीम जी, आपने कहा कि भारत पीछे हट गया। भारत कहाँ पीछे हटा? कौन सी लड़ाई में पीछे हटा? प्लीज बी लिटिल ब्रीफ। देखिए, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको बात अरे समझा आप दूंगा। लीजिए पूरा वक्त। ईरान के मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, चाबहार के ताल्लुकात वो भारत के साथ थे। इस वक्त भारत को उठना चाहिए था ईरान के पीछे बात करने के लिए, और अमेरिका को ना, इस वक्त इंडिया में, भारत दिल्ली का में तो होना स्टैंड चाहिए बहुत था। क्लियर है। सोडी सर ने बहुत पहले बता दिया है कि भारत इस तरीके की कोई स्टंट में बिलीव नहीं करता है, मीडिएशन नहीं करता है, ना भारत किसी एक पक्ष का साथ देता है। भारत पूरी दुनिया की शांति के लिए काम करता है। नहीं नदीम सर, ये आप लोगों के बस की बात है ही नहीं। भारत एक आइसोलेशन पॉलिसी बनाता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर अपने खर्च करता है, मगर भारत फिर बाद में नाकाम हो जाता है कि पाकिस्तान का कद तो कहां से कहां पहुंच गया। वहां पे अमेरिका आ रहा है अपने मामलात के हल के लिए, अरे और कम से कम सेलिंग मोड तो नहीं ऑन करते हैं।